महाजनपद काल। विकास के चरण। परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद, महाजनपद। कबीलाई जीवन समाप्त हो चुका था तथा क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप जनों ने जनपदों का स्वरूप ग्रहण किया और यदि जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप में विकसित हुए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों के विवरणों को माना जाता है। महाजनपद, राजधानियाँ व उनका आधुनिक स्वरूप। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, आधुनिक स्वरूप में भागलपुर बिहार में स्थित है। मगध की गिरिव्रज राजगृह पटना गया में स्थित है। काशी राजधानी वाराणसी, वरुणा व 80 नदियों के संगम पर होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी यूपी में स्थित है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या में स्थित थी, जो वर्तमान अवध यूपी में है। वज्जी राजधानी वैशाली बिहार में स्थित है। कंबोज, राजपुरक, हाटक जम्मू कश्मीर पीओके में स्थित है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, पावापुरी वर्तमान देवपुर या गोरखपुर में स्थित है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद प्रयागराज में यूपी में स्थित है। चेंदी शक्तिमती नगर बुंदेलखंड में स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिणी पूर्वी हरियाणा में स्थित है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। पांचाल अई छत्रपुर राजधानी बेरेली में स्थित है। मत्स्य बेराट नगरी राजधानी थी, जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा में स्थित है। अस्मक की राजधानी पोटली या पौंदन्य थी, जो वर्तमान पोतन महाराष्ट्र पोतन में स्थित है। अंतति की राजधानी उज्जैनी मध्य प्रदेश में स्थित है। गंधार की राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। मगध का उत्थान। प्रारंभ में एक छोटा सा जनपद जो कि अपनी राजनीतिक एकता व धर्म के कारण प्रसिद्ध था। यह राज्य वर्तमान पटना एवं गया के आसपास का क्षेत्र था। इनकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। इनके बाद राजगृह तथा अंत में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। मगध पर शासन करने वाले राजवंश। बृहदत्त राजवंश, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। बृहदत्त के संस्थापक थे बृहदत्त, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंदुसार, शिशुनाग वंश के थे शिशुनाग और नंद वंश के थे महापद्म, मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासनकाल। बृहदत्त राजवंश का शासनकाल अज्ञात है। हर्यक वंश का शासनकाल था 544 से 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश का काल था 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य का राजवंश काल था 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। बृहदत्त राजवंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासक था। संस्थापक बृहदत्त ही थे। शासकों का क्रम: बृहदत्त, जरासंध, अज्ञातशत्रु, रिपुजन्य। बृहदत्त का पुत्र जरासंध, जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ 21 बार युद्ध किया, परंतु अंत में पांडुपुत्र भीष्म के हाथों मारा गया। इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य हुआ, जिसे उसी के सामंत भट्टिय ने मार डाला और मगध पर एक नए राजवंश हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के संस्थापक सामंत भट्टिय थे। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का कार्यकाल था। सामंत भट्टिय के बाद में बिंबसार आए। उसके बाद अज्ञातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नागदक। वास्तविक संस्थापक बिंदुसार था और भारतीय इतिहास का प्रथम प्रतिहंता उदयन था। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी व वास्तविक संस्थापक बिंदुसार को माना जाता है। बिंदुसार का कार्यकाल 544 ईसा से 592 ईसा पूर्व तक था।
बिंदुसार मगध का प्रथम शासक था जिसने वृहद मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा तथा पहली बार मगध को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके द्वारा किए गए विवाह राजकुमारियाँ काशी राज्य की कोसला देवी से, वैशाली राज्य की चेलना वापसी से, भद्र पंजाब की शेमा या खेमा से, अवंती नरेश प्रदोत के पांडु रोग से पीड़ित हो जाने के बाद अपने राजवेद जीवक को भेजा और उसे इस रोग से मुक्त कराया। बिंदुसार को उनके पुत्र अज्ञातशत्रु ने मार डाला तथा स्वयं शासक बना। अज्ञातशत्रु का उपनाम कुणिक भी मिलता है। अज्ञातशत्रु का कार्यकाल। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध, महावीर, मोकलीपुत्र गोसाल को निर्वाण की प्राप्ति हुई। अज्ञातशत्रु ने अपनी मंत्री वत्सकार की सहायता से वैशाली के लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। उसने लगातार 16 वर्ष तक युद्ध लड़ा। अज्ञातशत्रु ने अपने शासनकाल में अंतिम समय में सोन व गंगा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण कराया। अज्ञातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार डाला। वह स्वयं शासक बन गया। भारतीय इतिहास का प्रथम प्रतिहंता, जबकि उदयन को द्वितीय प्रतिहंता माना गया है, तथा भारतीय इतिहास में पहला ऐसा राजवंश था जिसमें सर्वाधिक प्रतिहंता हुए। हर्यक वंश में उदयन, जिसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसने अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड व नागदशक शासक बने तथा इन्होंने 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। नागदशक को बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने मार डाला तथा मगध पर एक नए राजवंश शिशुनाग की स्थापना की। शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग, उनके बाद आए कालाशोक, उनके बाद नंदीवर्धन, उनके 9 भाई सामूहिक रूप से शासन किया। शिशुनाग यह राजा बनने से पूर्व बनारस का राज्यपाल था। इसने पहली बार मगध के लिए 2 राजधानियां बनाई, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली। कालाशोक उपनाम काकवर्ण था। इनसे अपनी राजधानी एक बार पुनः पाटलिपुत्र को बनाया, जो कि अंतिम रूप से मगध की राजधानी बनी रही। इसी के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। यूनानी इतिहासकार कोर्टियस के अनुसार कालाशोक के दरबार में अग्रसेन का पिता नाई का कार्य करता था। उनकी मृत्यु के बाद अग्रसेन राजा का नाई बना और रानी का प्रेमी बन बैठा। उसने रानी की सहायता से कालाशोक व उनके समस्त पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। यही अग्रसेन आगे चलकर महापद्मनंद के नाम से विख्यात हुआ। उसने मगध पर नए राजवंश नंदवंश की स्थापना की। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। शासक महापद्मनंद, इसके बीच के शासक अज्ञात हैं। वह अंतिम शासक था धनानंद, अंतिम शासक। संस्थापक महापद्मनंदी था। नंदवंश का प्रथम शासक था जिसने सभी क्षत्रियों का नाश करने की कसम खाई। इसे परशुराम की भांति सर्वप्रशांतक कहा जाता है। अनगिनत सेना होने के कारण इसे अग्रसेन कहा गया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। अंत नंद सहित इन समस्त राजाओं को नवांद कहा जाता था। अंतिम शासक नंदवंश का घनानंद। अतुल्य धन संपदा का मालिक होने के कारण धनानंद कहा जाता था। नंदवंश का अंतिम शासक तथा सिकंदर के समकालीन था। इनकी सेना की विशालता को देखकर सिकंदर ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कौटिल्य का इसने अपमान किया तथा कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य व धनानंद के मंत्रियों के साथ सहायता से इसका समूल्य विनाश कर दिया और मगध पर एक नए राज्य वंश मौर्य वंश की नींव डाली। धनानंद के समय ही सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के शासक आम्बिक ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वह
उनका सहयोगी बन गया तथा आम्बिक को भारतीय इतिहास का प्रथम देशद्रोही शासक कहा जाता है। सिकंदर ने झेलम व चेनाब नदियों के बीच स्थित पूर्व राज्य पर आक्रमण किया, जिसका शासक पोरस था। इन दोनों के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया, अतः इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने इसे हाई-डे स्पीच या विषम परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध कहा है। मौर्य वंश 322 से 284 ईसा पूर्व। 322 से 184 ईसा पूर्व। मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत। साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र से मिलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम शास्त्र था जिसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस के साथ की जाती है। अंत चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण, 6000 श्लोक मिलते हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसकी शैली गद्य व पद्य थी। 1905 में तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी ने पुणे के पुस्तकालय अध्यक्ष श्याम शास्त्री को इसकी एक पांडुलिपि भेंट की। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 1909 में संस्कृत भाषा में करवाया गया, जबकि 1915 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण का नाम मंडन योनि है, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राजा मध्य में रहता था, उसके चारों ओर, और मंडन योगी को इस प्रकार लिखा गया है जैसे राजा, दुर्ग, अमात्य, अमात्य को सलाहकार कहा गया, और एक मित्र होता था, राजकोष, सेना और जनपद। जनपद में जनता आती को रखा गया है। मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्यकाल का दूसरा स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका है। यह मूल रूप से अप्राप्य है, परंतु अनेक लेखकों के विवरण के आधार पर डॉक्टर स्वान बैंक के द्वारा इसका पुनः संकलन किया गया। मेगास्थनी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया तथा तत्कालीन मौर्य साम्राज्य में राजनीति जानकारी दी। मौर्यकाल का तीसरा स्रोत मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त गुप्त काल में लिखा गया है, उससे मिलती है। 10वीं शताब्दी में इस पर टीका दधिराज द्वारा लिखा गया। यह नायिका विहीन नाटक है। इसे प्रथम जासूसी ग्रंथ माना गया। मौर्यकाल के पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टी फेंथलर के द्वारा की गई। 1750 में सर्वप्रथम उसने दिल्ली मेरठ अभिलेखों को खोजा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को जाता है, जिसने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो कि 8 निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होते हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। खरोष्टी लिपि में लिखे गए। कालसी, जोगढ़, सोपारा, एरीगुड़ी, गिरनार, धौली, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कालसी उत्तराखंड में, जोगढ़ उड़ीसा, सोपारा महाराष्ट्र से मिला है, एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश से मिला है, गिरनार गुजरात से मिला है, धौली उड़ीसा से मिला है। खरोष्टी तथा ब्राह्मी दोनों में लिखे गए। एरीगुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से मिला है। एरीगुड़ी पृष्ठोपेदन लिपि में प्राप्त होता है। कंधार से प्राप्त ग्रीक व अरमाइक लिपियों में प्राप्त होता है। नोट: अशोक के अभिलेखों की लिपियां खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक व अरमाइक थी, जबकि इन्हें प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। भारत से प्राप्त सभी अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है तथा भारत
से बाहर खरोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं। स्तंभ लेख। अशोक को स्तंभ लगाने की प्रेरणा ईरानी शासक डोरियस दारा प्रथम से मिली। अशोक के बृहद स्तंभों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ में ऊपर ही ऊपर पशु मूर्ति फलक पर लगी होती थी। अधोमुखी कमल का चित्रण, यष्टि या लाट, चिनार के पत्थर, एकाश्म चमकदार पॉलिश 7वें स्तंभ पर होते थे। इम्पोर्टेंट दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर पूरी की पूरी 7 लाइनें मिलती है तथा अन्य सभी पर 6 लाइनें ही उत्तीर्ण है। यह पहले हरियाणा अंबाला में स्थित था तथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में गढ़वाया गया। दिल्ली मेरठ अभिलेख। यह मेरठ यूपी में था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में गढ़वा दिया। लोरिया और रामपुरवा। लोरिया अजराज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा बिहार के चंपारण जिले में स्थित तीनों अभिलेख मिले। कौशाम्बी, इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद प्रयागराज के किले में लगवाया गया। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित है तथा तिलबट द्वारा उत्कीर्ण की गई है। बीरबल द्वारा व अकबर के लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। बीरबल, अकबर व जहांगीर तीनों के लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। लघु स्तंभ लेख 5 मिले हैं। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रमीनदेई और निगलवा सागर। सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश से मिला, सारनाथ का उत्तर प्रदेश से, कौशाम्बी का उत्तर प्रदेश से, रमीनदेई और जिगनगल वासागर नेपाल से। कौशाम्बी के लघु स्तंभ को रानी का अभिलेख कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की एकमात्र प्रिय रानी कोशुरवाकी चारुवाकी का उल्लेख मिलता है जो कि तिवर की माता था। रमनदेई एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। स्तंभ सांची, सारनाथ, रामपुरवा, सांकिया। सांची के स्तूप पर 4 पशुओं के सांची के स्तूप पर 4 सिंह के चिन्ह मिलते हैं। सारनाथ पर 4 सिंह, रामपुरवा में 1 बैल व 2 सिंह और सांकिया में हाथी का चित्रण मिलता है। सारनाथ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहीं से लिया गया है। स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश। स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश। यह आधुनिक भारत का प्रतीक चिन्ह है। इसके ऊपर 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हुए बताए गए हैं जो कि आक्रमण मुद्रा में बैठे हुए हैं बताए गए हैं तथा एक चक्र धारण किए हुए हैं। एक चक्र गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है। सारनाथ के स्तंभ को कुल 4 चक्र हैं तथा इनके फलक पर क्रमशः हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह का अंकन किया गया है तथा सत्यमेव जयते श्लोक लिखा गया है। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद उन्होंने वैशाली में आल्लार कलान के अपना प्रथम गुरु बनाया जो कि सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे। बुद्ध ने अपना दूसरा गुरु वैशाली के ही रामपूत को बनाया। भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है।
भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया। 5 ब्राह्मण बप्पा, भदीय, अस्या, त्यागी, महानामा, कौंडिज्य था। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ को माना जाता है। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गुही लेक या गुहा लेक, गुफा, आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास हेतु मौर्य सम्राट अशोक व उनके पौत्र दशरथ के द्वारा बारबरी व नागार्जुन की पहाड़ियों में बिहार 7 गुफाओं का निर्माण कराया गया। बाराबरा की गुफाएं बिहार में, नागार्जुन की गुफाएं, कर्ण चौपारा, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा का लेक का निर्माण अशोक ने करवाया। लामेश ऋषि की गुफा का निर्माण बिहार में दशरथ व उसके 4 पौत्रों ने करवाया। गोपी, वापी और पदधी गुफाएं। चंद्रगुप्त जैन धर्म में विश्वास रखता था। बिंदुसार आजीवक, मोगलीपुत्र गोसल संस्थापक, ये भी जैन धर्म में विश्वास रखते थे। वह अशोक शैव व बौद्ध उपासक था। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त माना जाता है। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश की अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया तथा उससे अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 2 नाम प्रमुख किए। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 2 नाम प्रमुख दिए हैं, सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जस्टिन स्ट्रोबा एरियन और एंड्रोकोटस एपियन प्लूटार्क। सर्वप्रथम 1795 में विलियम जोन्स ने इन नामों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। प्लूटार्क व स्ट्रोबा के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। बौद्ध धर्म के ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संकल जम्मू द्वीप का स्वामी बना दिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ तथा दोनों के बीच संधि हुई, जिनकी निम्नलिखित शर्त थी। प्रथम शर्त थी, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। हेलेना का उपनाम कालनेमी भी मिलता है। यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। दूसरी शर्त थी, सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, बलूचिस्तान व हेरात दहेज में दिए। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी का उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीस को मौर्य दरबार में भेजा, जिसमें इंडिका ग्रंथ लिखा गया। मेगस्थनीस भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था जिसने इंडिका ग्रंथ लिखा। 312 ईसा पूर्व के आसपास मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा जो कि 12 वर्ष तक चला। इस दौरान जैन मुनि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत चला गया, परंतु स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। 12 वर्ष का अकाल समाप्त होते हुए 300 ईसा पूर्व के आसपास भद्रबाहु पुनः मगध लौटा। 300 ईसा पूर्व में पहली जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ।
जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु व स्थूलभद्र ने की। इसी जैन सभा के दौरान जैन दो धर्मों या दो भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर दिक धन अंबर, श्वेतांबर श्वेत धन अंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुजरात सौराष्ट्र के प्रांत गवर्नर जनरल पुष्पगुप्त वैश्य को आदेश देकर इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह झील अर्जियत पर्वत के पास सुवर्ण सिकता व पलासिनी नदियों के पास स्थित है। इनका पुनर्निर्माण क्रमशः अशोक, रुद्रदामन और स्तनगुप्त ने कराया। दो सौ 98 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेला चले गए, जहाँ उसने सलेखना के द्वारा अपनी देह त्याग दी। जिस पहाड़ी पर देह त्यागी उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पहाड़ी रख दिया गया है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बना। चाणक्य कुछ समय के लिए बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा, परंतु उनकी मृत्यु के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। ग्रीक इतिहासकारों बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। ग्रीक इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्र घाट या अमित्रो केटस कहा है। वायु पुराण में इसी भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में इसे सीसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार ने मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय को एक पत्र लिखा। टोलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत की नियुक्ति की। बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम को भी पत्र लिखा तथा निम्नलिखित 3 चीज़ों की मांग की: सूखे मेवे, अंजीर, विदेशी मीठी शराब, दार्शनिक। यूनानी शासक ने अंजीर व शराब तो भेज दी, परंतु दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, परंतु अपने राजदूत के रूप में डाइमेकस को भेजा। बिंदुसार के शासनकाल में अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे दबाने हेतु सबसे पहले उसने अशोक को भेजा तथा बाद में सुसीम को भेजा। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। इस उत्तराधिकार संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया। अशोक ने केवल अपने एक भाई तिष्य को ही जीवित रखा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, धम्मा, जनपद कल्याणी व वन देवी मिलता है। यह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। राजा बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का प्रांतकाल गवर्नर जनरल था। अशोक के संपूर्ण शासनकाल में 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राजा अभिषेक से 8 वर्ष तक उपनाम चंडाशोक कामाशोक था। 8वें वर्ष से 27 वर्ष तक धम्माशोक और 27 वर्ष से 37 वर्ष तक अज्ञात है। भाग प्रथम, कलिंग युद्ध। इस युद्ध का उल्लेख अपने 13वें शिलालेख में किया गया है। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग युद्ध हेतु निम्नलिखित 3 कारण माने जाते हैं: आर्थिक कारण, हाथीदांत का व्यापार या व्यापारिक मार्ग हेतु, कलिंग की स्वतंत्रता दूसरा कारण, तीसरा पिताजी के अपमान का बदला लेना। इसी युद्ध में लाखों लोग मारे गए व बेघर हो गए। अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक ने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का अपनाया।
कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। अशोक का साम्राज्य नेपाल में भी था। उसने नेपाल में देवपाटन, ललित पाटन नगर बसाया। अशोक की पटरानी का नाम असिंध मित्रा था। उसके बाद तिष्य रक्षिता थी, जिसने कुणाल की मृत्यु करवा दी। कुणाल की माता का नाम पद्मावती थी। अशोक की अन्य पत्नी देवी थी, जिनकी 2 संतानें महेंद्र और संघमित्रा थी, जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा। श्रीलंका के शासक का नाम तिष्य था, जिसे अशोक की भांति देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी। यह उपाधियां अशोक के पौत्र दशरथ को भी प्राप्त थी, जो कि कुणाल का पुत्र था। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद संप्रीति शासक बना, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शासक का नाम कुणाल मिलता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में बृहदत्त का नाम मिलता है, जिनकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्पमित्र शंगु के द्वारा कर दी गई। अशोक का नाम अशोक निम्नलिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है: गुजरा एम्पीवार अभिलेख से, मोस्की नेटूर व उदय गोलम कर्नाटक अभिलेखों से। अशोक का धम्म सिद्धांत। अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। सर्वप्रथम अशोक को निर्गोथ नामक बालक ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर पूर्णतः बौद्ध हो गया। दिव्या वरदान के अनुसार उपगुप्त नामक ब्राह्मण ने अशोक को बौद्ध धर्म से विकसित किया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में मिलती है, जो कि राहुलवाद सूत्र से ली गई है। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, जिसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया। प्राचीन भारत में सबसे विशाल नौकरशाही मौर्य काल में थी, अर्थात अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद का वैधानिक आवश्यकता बताते हुए कहा गया है, राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। इस मंत्रिपरिषद को अशोक अभिलेखों में परिषा कहा गया है। मंत्रिपरिषद में 2 भाग होते थे, मंत्रीण और मंत्रिपरिषद सदस्य। मंत्रीण में यह राज्य के विश्वास पात्र लोगों का समूह था, जिसमें 3 से 5 लोग शामिल होते थे। इन्हें 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रिपरिषद सदस्य, इनका वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक था। केंद्रीय प्रशासन राज्य के प्रमुख 18 सहयोगियों को तीर्थ कहा जाता था। इन्हें महामात्य भी कहा जाता था। प्रमुख तीर्थ मंत्री व पुरोहित थे। तीर्थ के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्षों की संख्या 26 होती थी। तीर्थों व अध्यक्षों के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में युक्त व उपयुक्त निरुक्त होते थे। इन सभी की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र की जांच हेतु उपदा परीक्षण किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4, जबकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर 5 हो गई थी। प्रांत व उनकी राजधानियाँ: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य प्रदेश, मगध और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन मध्य प्रदेश या मगध की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली अशोक। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी और पाटलिपुत्र राजधानियां चंद्रगुप्त के काल में बनी तथा तोसली व पाटलिपुत्र अशोक के शासन काल में बनी। साम्राज्य का विभाजन निम्न प्रकार था। साम्राज्य का प्रमुख राजा सम्राट होता था। प्रांत का प्रमुख राजकुमार होता था। आहार विष का स्थानिक होते थे। स्थानीय 800 गांवों का समूह होता था। द्रोणमुख में 400 व्यक्ति होते थे। खार्टिक में 200, संग्रहण में 100 और ग्राम की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ग्राम को सबसे छोटी इकाई मानी गई है। गोप 10-10 गांवों का समूह गोप कहलाता था। नागरक
प्राचीन भारत में पहली बार जनगणना मौर्य काल में की गई। जनगणना अधिकारियों को नागरिक कहा जाता था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला न्यायालय धर्मस्थीन और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीन में दीवानी मामले चोरी लूट साहस का कहा जाता था। पुलिस रक्षण कहलाती थी। कंटक शोधन में फौजदारी मामले राज्य व व्यक्तियों से संबंधित मुख्य व्यक्ति प्रदेष्टा होता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन व व्यापार पर आधारित थी, जिसमें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। भूमि स्वामी को क्षेत्र कहा जाता था। काश्तकार को उपवास कहा जाता था। राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार होता था। राजा को कर के रूप में 1/6 भाग दिया जाता था। अर्थशास्त्र में 10 प्रकार के भूमियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित थी। अद्वैत मात्रक, वह भूमि जो कि वर्षा पर आधारित नहीं होती थी, अर्थात सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी। देवमात्रक, वर्षा आधारित भूमि। अष्टक, बिना जुती हुई भूमि। कृष्टा, जुती हुई भूमि। स्थल, ऊंचाई पर स्थित भूमि। मौर्यकालीन कर व्यवस्था। अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला कर भाग, उपज पर लिया जाने वाला कर भाग कहलाता था। दूसरा कर सीता, राज की भूमि पर या वन भूमि पर लिया जाने वाला कर सीता कहलाता था। तीसरा कर आपातकालीन प्रणय कर, आपातकाल में लिया जाने वाला कर आपातकालीन प्रणय कर कहलाता था। चौथा कर बलि, राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार बलि कहलाता था। पांचवा सेतुबंध, सिंचाई पर लिया जाने वाला कर सेतुबंध कहलाता था। छठा हिरण्य, राजा को नकद के रूप में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। सातवां वृष्टि, बेगारी कर को वृष्टि कहा गया है। मौर्यकालीन सिक्के। काशार्पण और धरण, चांदी का सिक्का राजकीय मुद्रा थी। सुवर्ण और निष्क, सोने का सिक्का था। माशक, तांबे का सिक्का था। काकनी, तांबे का छोटा सिक्का था, काकनी कहलाता था। मौर्यकालीन सिक्के पंचमार्क या आहत कहलाते थे। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण तथ्य। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसे मौर्य काल में उत्तरापथ कहा जाता था। इसी जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने मध्यकाल में नाम बदलकर सड़क-ए-आजम रखा तथा इसे ही आधुनिक भारत में अंग्रेज गवर्नर ऑकलैंड ने इस सड़क का नाम ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड रख दिया। मौर्य काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज में 4 वर्णों का होना बताया गया है। कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को आर्य कहा है तथा कृषि व वाणिज्य को शूद्रों की प्रथम वार्ता कहा माना गया है। अर्थात वार्ता मतलब अर्थात कार्य। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज में 7 जातियां बताई है। यह मौर्यकालीन साम्राज्य या महाजनपद काल यहाँ समाप्त होता है। अब आगे हम गुप्त काल की